चैप्टर 1 रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट के सॉल्यूशन का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। सभी पार्ट्स और सभी चैप्टर्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत सभी सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक करके सभी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये पार्ट मैंने आपको इसका ए, बी और सी इसका फर्स्ट पार्ट में वीडियो में मैंने आपको करवा दिया था, फिर भी एक बार जल्दी से देखेंगे तो ए का फर्स्ट है, इसका आएगा सी, सेकंड का ए, थर्ड का आएगा आंसर नॉन लिविंग थिंग्स, और फोर्थ का आएगा हमारे पास पोटेंशियल रिसोर्सेज, फिफ्थ का आएगा हमारे पास यूज़ एज मच रिसोर्सेज एज रिक्वायर्ड, और बी का क्या है भाई, फिलिंग द ब्लैंक्स में मेटल्स, और फर्स्ट का मेटल्स है, सेकंड का नेचुरल एंड मैन मेड, थर्ड का है आंसर कैपिटल और स्किल लेबर, डेवलप्ड कंट्रीज आर इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, इसका टेक्नोलॉजिकली आएगा, और फिफ्थ का आंसर आएगा पोटेंशियल। ठीक है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी इसके सिर्फ आंसर ही बोल रहा हूँ। उसके बाद आ गया भाई सी पार्ट इसका, तो फर्स्ट का आएगा रिसोर्स, सेकंड का आंसर आएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, थर्ड का आएगा मैन मेड रिसोर्सेज, फोर्थ का आएगा एक्चुअल रिसोर्सेज, और फिफ्थ का आएगा हमारे पास कंजर्वेशन। ठीक है, और अब हम इसका डी पार्ट शुरू करते हैं, जो इस वीडियो में हम करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ्स। ठीक है, तो डी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ ए रिसोर्स वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, गिव एनी 3 एग्जाम्पल टू सपोर्ट द स्टेटमेंट। कि जो रिसोर्सेज होते हैं, जो उनकी यूटिलिटी होती है, उपयोग होता है, या जो इनकी वैल्यू होती है, वो जगह के अनुसार और टाइम के अनुसार क्या बदलती रहती है। ठीक है, वेरी करती है। गिव एनी 3 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे के हमने बताना है। तो सिर्फ हम आंसर ही नहीं करेंगे, इसको हम अच्छे से समझ के करेंगे। तो इसका आंसर होगा भाई, यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ ए रिसोर्स वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देने हैं। जो यूटिलिटी होती है, उपयोग होता है, या फिर जो उसकी वैल्यू होती है रिसोर्स की, वो टाइम के अनुसार और जो प्लेस के अनुसार, जगह के अनुसार बदलती है, वेरी करती है, एक जैसी नहीं होती। तो एग्जाम्पल लेंगे हम। पहला एग्जाम्पल है, अर्लियर ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड अलॉन्ग द रिवर वैलीज एज दे यूज्ड वाटर फॉर इरीगेटिंग फील्ड। जो शुरू में जो सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी आदमी की, वो कहाँ पे बसी थी? नदियों के किनारे बसी थी, रिवर वैली। ठीक है, क्योंकि उनको अपनी फसलों को पानी देने के लिए किसकी ज़रूरत होती थी? पानी की ज़रूरत होती थी, नदियों से उनको पानी मिल जाता था। ठीक है, तो उस टाइम की नीड क्या थी भाई? नदियों के किनारे बस जाओ। मगर अब क्या है भाई? नाउ ह्यूमन बींग्स आर यूजिंग वाटर फॉर जनरेटिंग एनर्जी, इरिगेशन, नेविगेशन एंड इंडस्ट्रीज़। मगर अब जो है पानी का यूज़ और भी ज़्यादा हो गया है। पहले तो सिर्फ खेतों को पानी देने के लिए या जानवरों को पानी पिलाने के लिए या खुद के लिए था, मगर अब क्या क्या होने लग गया पानी का यूज़? अब उससे एनर्जी बनने लगी, बिजली बनने लगी, इरिगेशन तो होती है, सिंचाई तो होती है, पेड़ पौधों को पानी तो दिया है, फसलों को पानी तो दिया ही जाता है। नेविगेशन के लिए, यानी कि जो पानी में नदियों वगैरह में शिप चलाई जाती है, ठीक है, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाया जाता है। और इंडस्ट्री, जो भी फैक्ट्री वगैरह लगानी है, उसमें भी पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो समय के अनुसार हमारी जो रिसोर्सेज की जो वैल्यू है वो बदल रही है। थर्ड है, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर जनरेटिंग मोर विंड एनर्जी देन इंडिया। अब जो चाइना में और यूनाइटेड स्टेट में, वो हम इंडिया से ज़्यादा विंड एनर्जी बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे देखो जगह अलग अलग होगी, चाइना, यूनाइटेड स्टेट और इंडिया अलग अलग जगह है, मगर चाइना और यूनाइटेड स्टेट ज़्यादा बना रहे हैं बिजली, मतलब विंड एनर्जी से। ठीक है, और हम कम बना रहे हैं। ठीक है, तो प्लेस का भी फ़र्क पड़ गया, जगह का भी फ़र्क पड़ गया, टेक्नोलॉजी का भी फ़र्क पड़ गया। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वाई आर ह्यूमन बींग्स कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ द डेवलपमेंट। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों कहा जाता है? जो भी आदमी ने डेवलपमेंट की है उसका सबसे बड़ा मतलब आप कहें कि उसको आदमी को रिसोर्स क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड द मोस्ट
इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज दे आर एन एसेट, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या है, एसेट है। एसेट का मतलब एक आप कह सकते हैं पूंजी है, ठीक है, इसके बगैर काम नहीं चल सकता। इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन स्किल दैट द अदर रिसोर्स कैन बी डेवलप्ड, और ये सिर्फ ह्यूमन स्किल के कारण ही ऐसा हो सका है कि जो हमने जो दूसरे रिसोर्स हैं उनको डेवलप कर लिया है, ठीक है। आदमी ने अपने दिमाग की ताकत से जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको, उसके आसपास रिसोर्सेज थे, उसने उनको डेवलप कर लिया है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक एसेट हैं, एक पूंजी हैं, एक संपत्ति हैं, ठीक है। थर्ड है डिफरेंशिएट बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? बायो मीन्स होता है लाइफ, जिसमें लाइफ हो, ठीक है, और एबायोटिक जिसमें लाइफ ना हो, इसका मतलब ये होता है। तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या हो गए? रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, जिनको बायोस्फीयर से हमें मिलते हैं जो, एंड हैव लाइफ, जिनमें क्या होती है, लाइफ होती है या लिविंग बींग्स होते हैं, आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बर्ड हो गए, एनिमल हो गए, फिश हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ये सब क्या हैं? बायोटिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब आ गया एबायोटिक रिसोर्सेज, ऑल नॉन लिविंग रिसोर्सेज, जितने भी नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं जिनमें जीवन नहीं है वो क्या है? एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, ठीक है, ये क्या है? एबायोटिक रिसोर्सेज। फोर्थ क्वेश्चन है वाई इज देयर ए नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग, गिव एनी 3 रीज़न। जो रिसोर्स की प्लानिंग हमें क्यों करनी पड़ेगी, हमें सोच समझ कर रिसोर्स का यूज़ क्यों करना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा, उसके लिए क्या भाई 3 रीज़न बताओ कि क्यों करनी चाहिए हमें रिसोर्स प्लानिंग। देयर इज़ अ नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग बिकॉज, रिसोर्स प्लानिंग क्यों करनी चाहिए हमें? क्योंकि बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो ख़त्म हो जाते हैं अगर उनका हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, सोच समझ कर यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड क्या है? रिसोर्सेज शैल बी सेव्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन, जो रिसोर्सेज हैं उनको, रिसोर्सेज शैल बी सेव्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन, हमें आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखना पड़ेगा, ठीक है, रिसोर्सेज को। थर्ड है इट सेव्स द इन्वायरमेंट फ्रॉम डिग्रेडेशन, जो ये अगर हम सोच समझ के यूज़ करेंगे तो उससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी ख़राब होने से बच जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है मेंशन एनी 6 फैक्टर ऑन विच द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड। हमने 5 ऐसे फैक्टर बताने हैं जिस पे यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज डिपेंड करती है, ठीक है। तो द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, सबसे पहले तो हमें रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए तभी हम उसका यूज़ कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे। स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स, फिर ह्यूमन बींग्स भी होने चाहिए, उनमें स्किल होनी चाहिए उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, हमारे पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, अगर हमारे पास पैसा होगा तभी तो यूज़ कर पाएंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी भी होना चाहिए। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए अगर रिसोर्सेज को यूज़ करना है, जैसे कि टूल, मशीन एट्सेट्रा। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की अवेलेबिलिटी भी हमारे पास होनी चाहिए तभी हम रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अफ्रीका के देश हैं, अफ्रीका के जो देश हैं वो अधिकतर क्या हैं? गरीब हैं, उनके पास सब तरह के रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल तो हैं मगर ना उनमें ह्यूमन स्किल है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में उनमें स्किल नहीं है, ना उनके पास टेक्नोलॉजी है, ना उनके पास कैपिटल है, तो उनका यूज़ कैसे करेंगे? वो फैक्ट्री कैसे लगाएंगे जब उनके पास मशीनें ही नहीं है, स्किल ही नहीं है, ठीक है, पैसा ही नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे फैक्ट्री लगाएंगे जबकि उनके पास रिसोर्सेज, दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज अफ्रीका में ही है मगर वो उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज को, ये सारी बातें हमारे पास, ये सारे जो 6 पॉइंट हैं हमारे पास होने चाहिए। तो ये हमारा डी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमने क्वेश्चंस का आंसर देना है। फर्स्ट है ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नीदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉर स्टैटिक ओवर द ईयर्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। जो ह्यूमन नीड्स हैं, जो हमारी नीड्स हैं वो, और जो जो भी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, वो पूरी दुनिया में एक जैसी नहीं है और ना ही वो स्टैटिक हैं। स्टैटिक का मतलब वर्ल्ड नॉर स्टैटिक ओवर द ईयर। स्टैटिक का मतलब है कि ज़रूरतें
एक जैसी ही रहती हैं, कभी बदलती नहीं, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है, ज़रूरतें तो बदलती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो आज से आप कहो 20-30 साल पहले क्या भाई फ़ोन होते थे, ठीक है, दूसरे वाले, अब मोबाइल चल पड़े, तो हमारी ज़रूरतें क्या है भाई, बदल रही हैं धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो इसी को बताना है कि जो ह्यूमन नीड्स और जो ज़रूरतें वगैरह होती हैं वो ना तो पूरी दुनिया में एक जैसी होती हैं और ना ही वो स्टैटिक होती हैं। तो एग्ज़ाम्पल दे के हमने बताना है। तो आप आ जाओ पेज नंबर 1 पे और पैरा नंबर 2, ठीक है। इसका आंसर इसी में ही है। तो हम आंसर देंगे भाई, ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नेदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉर स्टैटिक ओवर द ईयर्स, दे जनरली ग्रो एंड बिकम कॉम्प्लेक्स विद द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द सोसाइटी। जो उनकी ज़रूरतें हैं वो अधिकतर ग्रो और बिकम कॉम्प्लेक्स, तो वो बढ़ती रहती हैं और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती हैं, जैसे जैसे सोसाइटी में क्या आता है भाई, चेंज आता है। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी बदलेगी हमारी ज़रूरतें भी बदलेंगी। इन एंशंट टाइम एम्फेसिस, अब एग्जांपल आ गए अब इसके। इन एंशंट टाइम, जो पुराने समय में क्या होता था, एम्फेसिस वाज मेनली गिवन ऑन सेटिस्फाइंग द बेसिक नीड सच एज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर विच वाज डिराइव्ड फ्रॉम द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब पुराने समय में क्या होता था कि किस चीज़ पे जोर दिया जाता था, किन ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, जो बेसिक नीड है उनको, जैसे कि खाना मिल जाए, कपड़े मिल जाएं और रहने के लिए जगह मिल जाए, इतना ही बहुत था। और उनको क्या भाई वो चीज़ें नेचुरल इन्वायरमेंट से मिल जाती थी। इवन टुडे, आज भी ऐसा है, कुछ मतलब कुछ लोग ऐसे ही रह रहे हैं आज भी। इवन टुडे द पिग्मीज ऑफ अफ्रीका ईट एडेबल प्लांट, फ्रूट्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड हंट एनिमल्स। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने समय की तरह रह रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया ने, अफ्रीका में पिग्मी लोग हैं, जो एक जाति है पिग्मी, वो ऐसे ही भाई जो प्लांट वगैरह रूट खाते हैं, फ्लावर, फ्रूट और जानवरों का शिकार करके अपना गुजारा कर रहे हैं। इन एडवांस्ड सोसाइटी, और जो एडवांस सोसाइटी हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है भाई, ग्रेटर emphasis is laid on the utilization of resources for satisfying the multifarious need of human beings। इसमें भाई जो हमारी एडवांस सोसाइटी हैं उसमें किस पे जोर दिया जाता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ किया जाए, ठीक है, उनको यूटिलाइज़ किया जाए, ठीक है, ताकि जो आदमी की जितनी भी बहुत सारी जो ज़रूरतें पैदा होगी उनको पूरा किया जा सके। तो इसका फर्स्ट का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है, आप इसको नोट कर लो। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। हमने रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच में डिफरेंस बताना है। विच वन ऑफ द टू वुड यू प्रेफर टू यूज़ एंड वाई। और इन दोनों रिसोर्सेज में से, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में से आप किसको प्रेफर करोगे और क्यों, ये जवाब हमने देना है। तो पहले हम रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे है भाई, ये हमारी बुक में। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर आल्सो नोन एज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनको इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं, यानी कि जो कभी ख़त्म नहीं होते। रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड ईदर naturally or by human effort are known as renewable resources। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, एयर एंड वाटर। तो हमने ये इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि जो रिसोर्सेज रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, विच कैन बी रीन्यूड, उन्हें दोबारा से हमें प्राप्त कर सकते हैं नेचुरली, या तो ह्यूमन के एफर्ट से, या फिर नेचुरली हम दोबारा हमें वो मिल जाते हैं, उनको हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, जितनी बार इसको यूज़ कर लो। एयर है और वाटर है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखते हैं भाई, रिसोर्सेज विच टेक मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म और रीन्यू आर नॉन एज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है, उसको नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। दे आर आल्सो नॉन एज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एज दे कैन नॉट बी रिन्यूड। इनको एग्जॉस्टिबल यानी कि ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोबारा से रिन्यू नहीं होते, ये दोबारा से हमें नहीं मिलते, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस
एंड अदर मिनरल आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे कि कोल है, कोयला है, पेट्रोलियम है, इसका एक बार हमने यूज़ कर लिया तो फिर वो दोबारा हमें मिलने में लाखों साल लग जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल और कोयला जो है वो लाखों सालों में धरती के नीचे बना है। ठीक है, तो एक बार हम इसको यूज़ कर लेंगे तो ये मान के चलो कि वो उसका दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस था। अब आगे उसने पूछा था कि आप किसको प्रेफर करोगे, तो प्रेफर हम करेंगे भाई, हम लिखेंगे सेकंड इसका जो पार्ट था, वी वुड प्रेफर टू यूज़ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे बिकॉज दे आर नॉट एग्जॉस्टेड, क्योंकि वो ख़त्म नहीं होते बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्योंकि वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ख़त्म नहीं होते। एंड दे आर आल्सो इको फ्रेंडली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये जो होते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ये क्या होते हैं भाई, इको फ्रेंडली होते हैं, यानी कि ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छे होते हैं, इन्वायरमेंट को ये ख़राब नहीं करते। अब देखो, पेट्रोलियम का यूज़ करेंगे हम, पेट्रोल का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होता है भी, पोल्यूशन होता है, मगर हम सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे तो उससे किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, व्हाट इज़ मीन्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो क्या होती है, वाई इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट द नीड ऑफ द आवर। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये क्यों आवश्यक है, आज के समय में ये क्यों आवश्यक हो गई है। तो इसका भी हमारे पास बुक में ही आंसर है। तो इस पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 4 पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, पहले हमने यही बताना कि क्या होती है, डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, ऐसी डेवलपमेंट है जो जो हम विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, ऐसी डेवलपमेंट जो हम बिना, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको बिना कोई किसी तरह की हानि पहुंचाए, ख़राब करे, जो डेवलपमेंट होती है उसको ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, और इसमें क्या होता है भाई, जो आज की जो ज़रूरतें हैं, प्रेजेंट ज़रूरतें, उनको पूरा किया जाता है। ठीक है, और फ्यूचर का भी क्या रखा जाता है, अभी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कर लेना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या है, डेफिनेशन है। आगे उसने पूछा था कि भाई ये नीड ऑफ द आवर क्यों है, तो हम लिखेंगे इट इज़ नीड ऑफ द आवर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ ए नीड ऑफ द आवर बिकॉज, यहाँ से शुरू करेंगे, मोस्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि हमारे अधिकतर जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं इन देयर सप्लाई। ठीक है, ओवर यूज़ of many valuable resources has led to their degradation in quality, for example soil, land and water resources। अगर हम इसका ओवर यूज़ कर लेंगे तो हमारा जो कई चीज़ें हैं वो उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, जैसे कि मिट्टी है, लैंड है या फिर वाटर रिसोर्सेज है। यहाँ तक लिख लिया, उसके बाद लास्ट में आप ये लाइन लिख दोगे, देयरफॉर रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज judiciously so that after fulfilling our present requirement they are also conserved for the future generation। इसलिए हमें इनका सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी प्रेजेंट ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी कुछ ना कुछ, उनके लिए भी कुछ ना कुछ कंजर्व हो जाए। तो ये था इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द वेरियस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेके आपने बताना है, जितने भी क्लासिफिकेशन करनी है हमने रिसोर्सेज की, हर एक अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन करनी है और एग्जाम्पल भी देना है। तो इसका आंसर भी हमारा बुक में है, देखो ये है भाई क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये आप चार्ट बना सकते हो, फिर बाद में इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये चार्ट बना लो आप, बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, किस किस बेस पे हम इसको क्लासीफाई करेंगे इसको, रिसोर्सेज को। नंबर है भाई, नंबर 1 है रीन्यूएबिलिटी, फिर है दूसरा है ओरिजिन, तीसरा बेसिस है ऑक्यूरेंस और चौथा बेस है हमारा डेवलपमेंट। तो रीन्यूएबिलिटी के बारे में, रीन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, इसकी हम डेफिनेशन दे देंगे, एग्जांपल दे देंगे। ओरिजिन में क्या आएगा, बायोटिक और एबायोटिक, और इन दोनों की डेफिनेशन और एग्जांपल दे देंगे। ऑकरेंस में नेचुरल और मैनमेड आ जाएगा और डेवलपमेंट में पोटेंशियल और एक्चुअल आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी करेंगे
रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं ये पढ़ लिया आपने, अभी बताया था मैंने, ठीक है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर आल्सो नोन एज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड आइदर नेचुरली और ह्यूमन एफर्ट आर नोन एज रीन्यूएबल रिसोर्सेज। और एग्जांपल दे देना इसका, सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया भाई जिसका दूसरा पार्ट आ गया क्या भाई, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ये भी मैं करवा चुका हूँ, उसके बारे में इसकी डेफिनेशन लिख लेना और इसको यहाँ तक आप लिख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया ये भी। उसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे क्लासीफाई कर दो, दो तरह के हैं भाई, बायोटिक और एबायोटिक। रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। ये भी हम कर चुके हैं कि ऐसे रिसोर्सेज जिनमें लाइफ होती है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बर्ड, एनिमल, फिश, फॉरेस्ट, ये क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज हैं। फिर एबायोटिक रिसोर्सेज लिख दो, ऑल नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर नोन एज एबायोटिक रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल लैंड, वाटर, मिनरल एटसेट्रा। फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑक्यूरेंस लिखो, रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम, ये नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन दे दो, रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम नेचर इन द फॉर्म ऑफ वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट एंड यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर ने दिए हैं, जैसे कि वाटर है, मिनरल है, फॉरेस्ट है, ठीक है, और जिसको आदमी अपनी ज़रूरतों के लिए मतलब उसको यूज़ करता है, वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। अब आ जाओ भाई मैन मेड, जो आदमी ने बनाए हैं उसके बारे में लिख दो, रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स आर नोन एज मैन मेड रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए हैं अपनी ज़रूरतों पूरा करने के लिए, उसको मैन मेड रिसोर्सेज बोल देंगे, जैसे कि रोड है, सड़कें हैं, बिल्डिंग है, या फिर मशीन है, ठीक है। और लास्ट में है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में दो तरह के हैं भाई, एक तो है भाई हमारे पास पोटेंशियल रिसोर्सेज, दूसरा है एक्चुअल रिसोर्सेज। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज की डेफिनेशन दे देंगे, अवेलेबल रिसोर्सेज इन ए कंट्री विच आर नॉट फुली टैप्ड आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको हमने अभी यूज़ नहीं किया है, किसी देश के में हैं वो, मगर उनको अच्छे से यूज़ अभी नहीं किया है, ठीक है, आगे भविष्य में यूज़ कर सकते हैं, तो उसको पोटेंशियल रिसोर्सेज बोल देंगे। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम कैन बी फाउंड इन ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ हिमालयज, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर। फॉर एग्जांपल कि जो हिमालयज में क्या मिल सकता है भाई, बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम मिल सकता है वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है, मगर हमने उसको अभी तक नहीं निकाला है। और जो नदियाँ वगैरह हैं, फॉलिंग वाटर है, उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, ठीक। उसके बाद आ गया भाई एक्चुअल रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री आर दोज विच हैव बीन थोरोली सर्वेड एंड देयर क्वांटिटीज have been ascertained. The exploration, development and utilization of an actual resources depend upon the technology available. For example, Saudi Arabia has 25.9% of the world oil reserves. अब एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है, जिनको हमने अच्छे से सर्वे कर लिया है और जिसकी क्वांटिटी का हमें पता है, ठीक है, और जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं उसको, उसका यूटिलाइज़ कर रहे हैं उसको। जैसे कि सऊदी अरब ने, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल पाया जाता है, 25.9% वो पेट्रोलियम निकालता है, ठीक है, पूरी दुनिया में जितना पेट्रोलियम है उसका 25.9% पेट्रोलियम वो वहाँ पे ऑयल रिज़र्व हैं और वो उनका यूज़ करता है। तो हमारा ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।